प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन का दूसरा उपयोग। डिफरेंशिएशन के उपयोग से बच्चों हम लोग किसी भी फंक्शन का नेचर पता लगाएंगे कि वह फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है या डिक्रीजिंग नेचर का है। इंक्रीजिंग कहने का अर्थात कि वो बढ़ते क्रम में है एंड डिक्रीजिंग कहने का मतलब वो घटते क्रम में है। तो हम लोग पता लगाएंगे कि किसी भी अंतराल में फंक्शन बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में। ओके बच्चों, तो आइए पहले हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले समझते हैं। और इस पर बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का है और उसके कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाएंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यह है हमारा एक्सरसाइज 6.2 डिफरेंशिएशन का। यह है हमारा डेली लाइफ में दूसरा उपयोग है बच्चों। डिफरेंशिएशन के मदद से हम लोग फंक्शन की प्रकृति का पता लगाते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग नेचर का है या डिक्रीजिंग नेचर का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है बच्चों कि इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं किसको है। तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन का परिभाषा, लेट आई बी एन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f, then f is said to be increasing on I if x1 less than x2 in I implies fx1 less than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I, or if x1 greater than x2 in I implies fx1 greater than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I। तो बच्चों ये परिभाषा है। तो बच्चों हम लोग क्या किए कि किसी भी फंक्शन f का एक डोमेन का एक टुकड़ा ले लिए, उस टुकड़े का नाम ले लिए, उस इंटरवल का नाम ले लिए I, और उस इंटरवल में फंक्शन का नेचर को चेक करते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, इस एक्स एक्सिस पर आप दो पॉइंट ले लें। एक पॉइंट मान लें यहां से यहां तक x1, ये पॉइंट है आपका x1, और दूसरा पॉइंट आप उससे बड़ा ले लें, ये है आपका x2। x1 x2 दो पॉइंट ले लिए ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर में, और यहां पर बच्चों आप fx1 के वैल्यू को चेक कीजिए। ये वैल्यू है आपका fx1, और यहां पर fx2 का वैल्यू को चेक कीजिए बच्चों। ये था आपका x2, तो आप आसानी से देख सकते हैं बच्चों, यदि आपका x1 लेस देन x2 है बच्चों, तो आपको क्या मिल रहा है, fx1 का मान fx1 लेस देन fx2 मिल रहा है बच्चों। आप देख रहे हैं। हो सकता है बच्चों आप x2 यहां पर ना लेकर आप इस जगह पर x1 को ले लें और इस जगह पर x2 को ले लें, और यहां पर fx1 और fx2 को चेक करें। तो देखिए, या इसका नाम हम लोग बदल देते हैं बच्चों हम लोग x3 और x4 दो पॉइंट ले लें। अब इन दोनों जगह पर आप देखिए बच्चों fx4 का वैल्यू, ये है आपका fx4, और यहाँ पर fx3 का वैल्यू ये चेक कीजिए। आप देख सकते हैं कि दोनों यहाँ बराबर आ रहा है बच्चों। यहाँ बच्चों x3 जो है लेस देन x4 है, x4 बड़ा है आपका, लेकिन fx3 का नेचर आप देख सकते हैं बच्चों, वो आपको fx4 के बराबर आ जा रहा है। तो इन दोनों बातों को बच्चों एक साथ मिला दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ कि इफ x1 लेस देन x2, x1 का वैल्यू x2 से छोटा है, और x1 x2 क्या है, इस इंटरवल I के दो पॉइंट है बच्चों। तो दो पॉइंट है तो ऑब्वियस है बच्चों, दोनों पॉइंट में कुछ ना कुछ नेचर होगा, x1 x2 से छोटा होगा या x1 x2 से बड़ा भी हो सकता है, जो भी हो बच्चों।
तो पहला हम लोग ऐसा समझते हैं कि x1 लेस देन x2 है, उस केस में क्या होगा। इफ x1 लेस देन x2 इन i, इट इम्प्लाइज कि इस जगह पर fx1 का वैल्यू निकाला जाएगा। तो यहाँ लेस देन का साइन है बच्चों, तो यहाँ लेस देन का ही साइन होगा और उसके साथ इक्वलिटी की भी पॉसिबिलिटी होगी। जैसे हमने पॉइंट का नाम बदल दिया बच्चों, आप इसको x1 x2 भी ले सकते थे। अगर x1 x2 लेते तो यहाँ fx1 इक्वल टू fx2 भी आपको मिल सकता था। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि x1 लेस देन x2 है इंटरवल i में, तो वहां पर fx1 का वैल्यू इसी नेचर का होना चाहिए, लेस देन fx2 या इक्वलिटी के साथ भी पॉसिबिलिटी है, अर्थात fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 भी हो सकता है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। अथवा बच्चों और x1 x2 के बीच में कोई जरूरी नहीं कि x1 x2 से छोटा हो, x1 हो सकता है कि x2 से बड़ा हो इन इंटरवल i, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो नेचर है x1 x2 के बीच में, ये x1 x2 से बड़ा है बच्चों, तो वही नेचर उसके इमेजेस में भी होगा। अब x1 पर यदि x1 का इमेजेस निकालेंगे fx1, या x1 पर हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकाले तो fx1, और x2 पर फंक्शन का वैल्यू निकाले तो fx2 आया। और यहाँ x1 x2 के बीच में बच्चों नेचर है कि x1 ग्रेटर देन x2 है, तो फंक्शन fx1 भी ग्रेटर देन fx2 होगा, या यहाँ इक्वलिटी आने की भी पॉसिबिलिटी रहती है बच्चों। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में आप देखेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट के बीच में जो नेचर रहता है ऑब्जेक्ट के बीच में, वही नेचर इमेजेस के बीच में रहता है, लेकिन इक्वलिटी आने की पॉसिबिलिटी रहती है इंक्रीजिंग फंक्शन में, जो कि आप इस ग्राफ से आसानी से देख सकते हैं बच्चों। ओके, आइए बच्चों, दूसरा फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दोनों में फर्क देखिए बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे वाले फंक्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब आपको सख्त रूप से वो इंक्रीजिंग नेचर का होना चाहिए। तो इसमें क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? डिफरेंस बात इतना है बच्चों कि आप यहाँ पर यदि x1 कोई पॉइंट लेते हैं बच्चों, और दूसरा पॉइंट इधर कहीं x2 लेते हैं, x1 पर बच्चों आप देखिए फंक्शन का जो वैल्यू है ये fx1 है आपका, और x2 पर फंक्शन का जो वैल्यू है ये है आपका fx2। और आप देख सकते हैं कि यदि हमारा x1 आपको दिख रहा है कि x1 यहां से यहां तक है मात्र, और x2 यहां से यहां तक है, तो आपका x1 छोटा है और x2 बड़ा है। x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज, अब x1 पर हम फंक्शन का वैल्यू निकाले या x1 ऑब्जेक्ट का हम इमेज निकाले तो वो fx1 होगा, और fx1 का वैल्यू छोटा होगा fx2 से। यहाँ स्ट्रिक्टली आपका वर्ड ऐड किया गया बच्चों। स्ट्रिक्टली का मतलब है यहाँ इक्वलिटी आने की पॉसिबिलिटी किसी भी सूरत में नहीं है। कोई भी आप x1 x2 ले ले तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस परिभाषा में देखेंगे सब कुछ सेम है बच्चों। लेट i बी एन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। हमने एक रियल वैल्यूड फंक्शन f लिया है बच्चों, और उस रियल वैल्यूड फंक्शन के डोमेन का एक पार्ट लिया, डोमेन का एक टुकड़ा लिया i, और उस इंटरवल i में हम लोग पता लगा रहे हैं कि फंक्शन का नेचर कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके बच्चों, तो लेट i बी एन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन। डोमेन का एक हम लोग डोमेन का एक टुकड़ा लिए i बच्चों, और इस टुकड़े में हम लोग फंक्शन का नेचर पता लगाते हैं। लेट i बी एन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन f है और उसका डोमेन का एक पार्ट लिए i। अब इस पार्ट में बच्चों फंक्शन f जो है वो कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देन f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। इस इंटरवल i में फंक्शन f हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। शर्त क्या होगा, यदि x1 छोटा है x2 से बच्चों, तो उस जगह पर यदि आप फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन का वैल्यू भी वैसा ही आना चाहिए, fx1 लेस देन fx2 आना चाहिए। यहाँ x1 x2 ऑब्जेक्ट के बीच में जैसा नेचर है बच्चों, वैसा ही सेम नेचर होना चाहिए इमेज के बीच में भी। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। ऐसा हो सकता है कि x1 आपका ग्रेटर देन x2 है बच्चों, यहाँ देखिए, तो उसमें यदि हम इमेज निकालेंगे तो fx1 का वैल्यू ग्रेटर देन fx2 आना चाहिए। अर्थात ऑब्जेक्ट के बीच में जिस तरह का नेचर है बच्चों,
वही सेम नेचर होना चाहिए उनके इमेजेस के बीच में। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 का वैल्यू ग्रेटर देन fx2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बच्चों कभी भी इमेजेस के बीच में इक्वलिटी का साइन पॉसिबल नहीं है, आप ये ध्यान देंगे, इसको आप नोट कर लें। बच्चों जिनको परिभाषा में कठिनाई होती है उनके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। वो क्या है बच्चों, आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ पर किसी भी पॉइंट पर आप यदि टेंजेंट खींचिएगा बच्चों, तो जैसे इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींच रहे हैं, ये टेंजेंट कैसा होगा बच्चों, क्या इस पॉइंट पर लेकर टेंजेंट कुछ इस नेचर का होगा बच्चों। हम लोग इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं, इस तरह का नेचर का है बच्चों। तो ये टेंजेंट का बच्चों हम लोग अगर स्लोप निकालेंगे तो आप यहां देख सकते हो कि ये टेंजेंट थीटा एंगल जो बना रहा है वो 90 से छोटा बना रहा है। तो 90 से छोटा बनाने के कारण ये जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, हम लोग जानते हैं f' किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये टेंजेंट के स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहां से एक शॉर्टकट मेथड अपना सकते हो कि यदि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, तो उसका जो f' का मान होता है, आप देख सकते हो f' का मान यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है, और आपको पता है कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों। तो f' को हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं। तो tan थीटा निकालेंगे बच्चों तो हमको क्या मान आएगा, वो पॉजिटिव मान आएगा। तो f' का मान बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कहां पर आएगा बच्चों, यदि इस पॉइंट पर आप टेंजेंट लेंगे तो यहां पर टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, इस x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है बच्चों। तो यहां पर f' का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यदि बच्चों आपको f' का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू उस ओपन इंटरवल I में यदि डिफरेंशिएशन का मान 0 से बड़ा या उसके 0 के बराबर है बच्चों, और उस इंटरवल I में फंक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये सफिशियंट है। अगर ऐसा दोनों नेचर आप देख रहे हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब बच्चों ग्राफ में कहीं किसी तरह का ब्रेक नहीं है, और वहां पर डिफरेंशिएशन का मान 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक मान है, या 0 के बराबर भी रहता है, तब इस इंटरवल I में बच्चों फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि इस इंटरवल I में फंक्शन f(x) जो है हमारा, वो किस तरह का है बच्चों, इंक्रीजिंग नेचर का है। इफ f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I एंड f इज कंटिन्यूअस इन I, देन fx इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन I। तो ये बच्चों डिफिनेशन से हटकर है शॉर्टकट मेथड। अब आइए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं बच्चों। किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ले रहे हैं, और टेंजेंट जब ले रहे हैं बच्चों तो देखिए बच्चों यहाँ ये जो टेंजेंट है ये भी आपका क्या कर रहा है, थीटा जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री से छोटा बना रहा है। तो यहां पर भी f' का जो मान आएगा बच्चों, जो tan थीटा होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ कहीं भी बच्चों टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल नहीं हो रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में बच्चों कहीं भी आप देख सकते हैं कि टेंजेंट जो होगा आपका x एक्सिस से पैरेलल नहीं होगा, इसलिए f' का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो शॉर्टकट हो गया बच्चों कि इफ f' का मान ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, ओपन इंटरवल I के हर एक x के लिए डिफरेंशिएशन का मान पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, 0 से बड़ा हो, एंड f इज कंटिन्यूअस, और उस इंटरवल ओपन इंटरवल I में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो, देन fx इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन I। तब इस इंटरवल I में ये हमारा फंक्शन fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है। तो बच्चों ये शॉर्टकट मेथड है। यदि आप डिफिनेशन में आपको प्रॉब्लम होती है या डिफिनेशन को यूज करने में थोड़ा सा डिफिनेशन लेंदी हो जाता है बच्चों, तो शॉर्टकट में आप केवल
दिए गए फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर ले और उस डिफ्रेंशिएशन को एश्योर कर ले। यदि वो डिफ्रेंशिएशन केवल ग्रेटर देन 0 रह रहा है, इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है, तब वो फंक्शन हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उस इंटरवल में जिसमें कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नेचर का हो। और उसी प्रकार से बच्चों यदि फंक्शन हमारा का डिफ्रेंशिएशन निकाले और वो डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आ गया अर्थात धनात्मक आ गया और उसमें 0 की भी पॉसिबिलिटी हो, तब उस इंटरवल आई में हमारा फंक्शन एफ जो होगा वो इंक्रीजिंग कहलाएगा बच्चों। लेकिन दो चीजें आप ध्यान देंगे बच्चों कि जिस इंटरवल में आप देख रहे हैं उस इंटरवल में दोनों बातें होनी चाहिए। उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएशन का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, तभी उस इंटरवल आई में आप फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे। उसी प्रकार से उस इंटरवल आई में f' का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, तब हम लोग उस फंक्शन f को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इन दोनों डिफिनेशन से बच्चों एक कंक्लूजन तो स्पष्ट हो जाता है कि जितना भी आप देख रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन उसमें डिफरेंशिएशन का मान ग्रेटर देन 0 है, तो ये सारा का सारा खूबी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन में है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस आर सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो सारे के सारे इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएंगे। लेकिन कन्वर्स इसका उल्टा सही नहीं है बच्चों, सारे इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कि जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होंगे, इंक्रीजिंग नेचर के होंगे। बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा ट्रू नहीं होता है। ओके बच्चों, आइए बच्चों अब हम लोग दो और फंक्शंस देखते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन जिस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन का परिभाषा है बच्चों, हूबहू उसी तरह से परिभाषा है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का। इसलिए आप देखिएगा कि परिभाषा के जो भी टर्म्स हैं हूबहू लिखे गए हैं बच्चों। कहाँ फर्क पड़ता है उस पर ध्यान देना है बच्चों। लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है बच्चों, उसका जो डोमेन है बच्चों, उस डोमेन का एक टुकड़ा हमने ले लिया, आई ले लिया। तो ये सेम परिभाषा है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन में। एक फंक्शन है एफ, रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन कहने का मतलब डोमेन के हर पॉइंट पर इस फंक्शन का जो वैल्यू निकाला जाएगा बच्चों वो एक रियल नंबर आएगा। ओके, और उस डोमेन का एक पार्ट आप ले लिए, ये हो सकता है आई, आप पूरा का पूरा डोमेन भी ले सकते हैं बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसका एक टुकड़ा ही हो। ये आई आपका डोमेन के बराबर भी हो सकता है। ओके, अब इस इंटरवल आई में हम लोग फंक्शन का नेचर को चेक करते हैं। यदि इस इंटरवल आई में बच्चों एफ इज सेड टू बी डिक्रीजिंग, इस इंटरवल आई में फंक्शन एफ बच्चों हमारा कहलाएगा अब डिक्रीजिंग। पहले परिभाषा में आपने देखा इंक्रीजिंग, अब ये डिक्रीजिंग होगा। कब बच्चों, इफ x1 x2 इन आई, इस इंटरवल आई में दो ऑब्जेक्ट्स आप लिए, दो पॉइंट लिए x1 और x2 और उनके बीच में नेचर देखिए बच्चों, x1 छोटा है x2 से, इस नेचर को पहचानिए। x1 और x2 के बीच में छोटा का सिंबल है बच्चों, इंप्लाइज। अब इन पॉइंट पर इमेजेस निकालिए बच्चों, इन पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए। तो x1 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू होगा fx1, x2 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू होगा fx2। और जो ऑब्जेक्ट के बीच में नेचर था बच्चों, यहाँ पर नेचर था लेस देन का, वो नेचर यहाँ उल्टा हो गया बच्चों, जो लेस देन का नेचर था वो यहाँ ग्रेटर देन बन गया। और केवल डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों तो उसमें इक्वलिटी की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ नेचर देखिए बच्चों जस्ट उल्टा हो जा रहा है, जबकि इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर x1 x2 के बीच में लेस देन का सिंबल था तो fx1 fx2 के बीच में भी लेस देन इक्वल टू रहता है बच्चों। और यहाँ हमको डिक्रीजिंग में जस्ट इसका उल्टा होना है। तो x1 लेस देन x2 इन आई इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई। ये x1 x2 इंटरवल आई के दो पॉइंट लिए गए बच्चों। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि x1 ही ग्रेटर है x2 से इन आई, तो अगर x1 x2 के बीच में ग्रेटर का सिंबल है बच्चों, इनके इमेजेस के बीच में लेस देन इक्वल टू का सिंबल हो जाएगा। fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई। फिर आप इसको चेक कर सकते हैं बच्चों, मान लें आप यहाँ पर एक पॉइंट आपने लिया x1,
x1 का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, और आपने फिर लिया x2, दूसरा पॉइंट लिया आपने x2। तो आप देख सकते हैं कि x1 छोटा है, x2 आपका बड़ा है बच्चों। x1 आपको दिख रहा है छोटा है x2 से। और अब आप चेक कीजिए कि यहाँ पर fx1 का वैल्यू क्या हो रहा है। तो fx1 का वैल्यू बच्चों बड़ा हो जा रहा है। ये है आपका fx1 और ये है आपका fx2। तो आप देख सकते हैं कि fx1 का वैल्यू बड़ा हो रहा है, fx2 से हो रहा है बच्चों। और यदि बच्चों ये x1 x2 इस दो जगह पर लिया जाए तो यहां पर देख सकते हैं कि ये वाला fx1 और ये वाला fx2 ये दोनों क्या हो रहा है आपको आपस में बराबर भी हो रहा है। तो यहां पर इक्वलिटी भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है बच्चों, जो कि मैंने इसके पहले वाले जब इंक्रीजिंग फंक्शंस का डिफिनेशन बताया जा रहा था तो वहां पर x3 x4 लिखकर आपको ये चीजों को मैंने समझाने का प्रयास किया था बच्चों। ओके, और सेम बच्चों उसी तरह से हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आ जाए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के डिफिनेशन में भी देखें, लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। यहाँ भी वही सारा कुछ सेम है बच्चों। एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है, उसका डोमेन का एक पार्ट हम लोग लिए आई, या ये आई उसके डोमेन के बराबर भी हो सकता है, और उसमें हम लोग फंक्शन एफ को बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बच्चों। फंक्शन एफ को हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। कब? x1 लेस देन x2 इन आई इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2। यहाँ इक्वलिटी का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है बच्चों। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये सख्त मना ही रहता है, इक्वलिटी कभी हो ही नहीं सकता है। तो यही फर्क है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बच्चों स्ट्रिक्टली मना किया हुआ रहता है इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी को। इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं रहता है, जबकि डिक्रीजिंग में इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी रहती है। ये फर्क है डिफिनेशन में, और बाकी चीज सेम है हुबहू बच्चों। अथवा यदि x1 और x2 के बीच में बच्चों x1 बड़ा है x2 से, तो जस्ट इनके इमेजेस के बीच में उल्टा साइन हो जाएगा, fx1 लेस देन fx2 हो जाएगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। फिर आप इसको ग्राफ में आप चेक कर सकते हैं बच्चों। आप यहाँ पर एक पॉइंट लिए x1 और दूसरा इधर लिया आप x2। देख सकते हैं बच्चों, ये आपका x1 है छोटा है, x2 आपका बड़ा है बच्चों। तो x1 छोटा है x2 से, और यहाँ पर इमेजेस को चेक किए बच्चों। ये है आपका fx1, इतना बड़ा आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, और ये है आपका fx2। आप देख सकते हैं कि fx1 बड़ा है आपका fx2 से। fx1 बड़ा है fx2 से। तो आप देख रहे हैं बच्चों x1 और x2 के बीच में छोटा का साइन है, स्मॉलर साइन, x1 लेस देन x2 है, लेकिन उनके इमेजेस के बीच में ये साइन उल्टा हो जा रहा है, fx1 ग्रेटर देन fx2। तो लेकिन इसमें इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी कहीं नहीं है बच्चों। तो इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपका इक्वलिटी के पॉसिबिलिटी को स्ट्रिक्टली मना ही किया गया है बच्चों। आइए बच्चों, और इसका जो शॉर्टकट डिफिनेशन था हम लोगों के पास में, शॉर्टकट मेथड था, उसको हम लोग देख लें, जो कि आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग शॉर्टकट मेथड देखते हैं। इस ग्राफ के ऊपर में किसी एक इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट निकालते हैं। ये जो टेंजेंट है बच्चों आप देख रहे हैं, ये जो थीटा एंगल बना रहा है वो 90 से ग्रेटर बना रहा है। तो f' का जो मान होगा बच्चों, यहाँ पर जो tan थीटा होगा 90 डिग्री से ग्रेटर होने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, ये लेस देन 0 आएगा बच्चों। और यदि आपको टेंजेंट इस पॉइंट पर लिया गया बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंजेंट आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। और एक्स एक्सिस का स्लोप आपको पता है बच्चों 0 होता है, इसलिए वहां पर tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया बच्चों, इफ f' लेस देन इक्वल टू 0, यदि डिफरेंशिएशन का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा नेगेटिव है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i एंड f इज कंटिन्यूअस। और उस इंटरवल i में फंक्शन f कैसा होना चाहिए बच्चों, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दो बातें होनी चाहिए, एक तो डिफरेंशिएशन का मान निगेटिव है या 0 के बराबर है, और दूसरा उस इंटरवल i में फंक्शन f हमारा कंटिन्यूअस हो। तब ये जो फंक्शन fx होगा बच्चों वो कैसा होगा, वो डिक्रीजिंग होगा बच्चों। इस शॉर्टकट मेथड से आप फंक्शन को तुरंत पहचान सकते हैं कि फंक्शन जो दिया गया है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं। उसी तरह से बच्चों
अब दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में देख ले, इसके किसी भी पॉइंट पर आप यदि टेंजेंट खींच रहे हैं बच्चों, तो देखिए ये जो टेंजेंट है, ये जो थीटा एंगल बना रहा है, ये हमेशा 90 से ग्रेटर आएगा। तो यहां पर f' का मान जो होगा बच्चों, tan थीटा का मान, थीटा चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया इसलिए ये निगेटिव होगा। और यहाँ कभी भी देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा x एक्सिस से पैरेलल नहीं आएगा, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कभी भी f' का मान इक्वल टू 0 नहीं लेंगे बच्चों। तो यही आपका शॉर्टकट मेथड है बच्चों कि इफ f' लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i एंड f इज कंटिन्यूअस इन i, उस इंटरवल i में फंक्शन f कंटिन्यूअस है और उस इंटरवल i में हर एक x के लिए जो डिफरेंशिएशन का मान है वो निगेटिव आ रहा है। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं बच्चों, तो फंक्शन f(x) जो होगा वो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा उस इंटरवल i में। अब इन दोनों डिफिनेशन को आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि f' लेस देन 0, ये तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन में भी f' लेस देन 0 है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है वो सारे के सारे डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, उसका उल्टा ट्रू नहीं है बच्चों। सारे डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होंगे। तो हम लोग एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। जितने भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है वो सारे के सारे डिक्रीजिंग फंक्शन है, बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा सही नहीं होता है बच्चों। ओके बच्चों, आपको एक पांचवा टाइप का भी फंक्शन देखने को मिल सकता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ना ही ये इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग। ऐसा कौन सा फंक्शन होगा बच्चों, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर आप ये ग्राफ देख रहे होंगे बच्चों, ऐसा ग्राफ से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू cos x फंक्शन का ग्राफ है बच्चों। और आपको पता है कि cos x फंक्शन का जो डोमेन होता है बच्चों, वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। मतलब ये cos x फंक्शन किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो इस पूरे डोमेन में हम जानना चाह रहे हैं कि ये हमारा cos x फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका -π/2 और ये है आपका 0। तो -π/2 से 0 के बीच में फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का है। फिर 0 से π/2 के बीच में आप देख सकते हैं कि फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां हो गया हमारा डिक्रीजिंग नेचर का। फिर उसके बाद π/2 से यहां पर आप पाई लेंगे बच्चों, तो π/2 से पाई के बीच में फिर से ये बच्चों आपका इंक्रीजिंग नेचर का हो रहा है। और पाई से आप इसमें π/2 जोड़ दिए 3π/2 के बीच में, तो ये हो जा रहा है हमारा डिक्रीजिंग नेचर का बच्चों। तो आप देख रहे हैं बच्चों, छोटे छोटे इंटरवल में, छोटे छोटे इंटरवल यदि आप आए लेंगे तो उसमें फंक्शन कहीं इंक्रीजिंग हो रहा है, कहीं डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग एंड सो ऑन, इस तरह से हो रहा है बच्चों। तो यदि पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के लिए पूरे डोमेन में पूछा जाएगा इस फंक्शन के लिए कि भाई ये फंक्शन किस नेचर का है, तो इस फंक्शन को हम लोग ना ही इंक्रीजिंग बोल सकते हैं और ना ही डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक छोटे से सब इंटरवल में पूछा जाए कि 0 से π/2 के बीच में cos x फंक्शन किस नेचर का है, तो 0 से π/2 के बीच में cos x डिक्रीजिंग नेचर का है बच्चों। इस तरह का प्रॉब्लम बच्चों आप एक्सरसाइज में आपका जो थर्ड प्रॉब्लम है, इसी तरह का प्रॉब्लम है, आप इसको बनाएंगे बच्चों। तो अब आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के कंसेप्ट को यूज कर एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम्स को बनाएंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स होगा लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।